रेलवे लाइन के पास बसी उस पुरानी कॉलोनी में शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था। दुकानों के शटर गिर जाते, गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने और दूर से आती ट्रेनों की आवाज रह जाती। कॉलोनी के आखिरी मोड़ पर एक जर्जर सा मकान था। छत पर जंग लगी टीन की चादर, दीवारों पर उखड़ा प्लास्टर और सामने एक नीम का पेड़ जिसकी छाया में अक्सर एक औरत बैठी सोच में डूबी रहती थी। उसका नाम था काव्या। कभी वही काव्या रंगीन साड़ियों में हंसती खेलती नजर आती थी। उसका पति रघुवीर सरकारी ठेके पर काम करता था। तनख्वाह ठीक ठाक थी और बेटी अनाया शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। सुबह स्कूल की घंटी, दोपहर में सब्जी की खुशबू, शाम को छत पर बैठकर चाय और रात को परिवार के साथ टीवी। जिंदगी शांत और संतुलित थी। फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रघुवीर की संगत ऐसे दोस्तों से हो गई जो शाम होते ही शराब की बोतल खोलते और हंसी मजाक में पैसे उड़ाते थे। पहले यह हफ्ते में 1-2 बार हुआ, फिर हर दूसरे दिन और फिर रोज। देर रात लौटना, आवाज ऊंची होना और छोटी छोटी बातों पर झगड़ना आम हो गया। काव्या समझाती रहती, इतनी मत पिया करो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। रघुवीर हंसकर टाल देता, इतनी पीने से कुछ नहीं होता। लेकिन वह थोड़ी बहुत कब आदत बन गई, किसी को पता नहीं चला। ऑफिस में शिकायतें जाने लगी, देर से पहुंचना, अधूरा काम और चिड़चिड़ापन। एक सुबह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। पहले गहने बिके, फिर स्कूटर, फिर टीवी। आखिरकार अपना मकान भी छोड़ना पड़ा और परिवार किराए के एक छोटे से कमरे में आ गया, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मी में सांस लेना मुश्किल होता। शराब फिर भी नहीं छूटी। एक दिन स्कूल से नोटिस आया कि 3 महीने की फीस बकाया है। अनाया ने घबराकर पूछा, माँ, क्या मुझे स्कूल से निकाल देंगे? क्या? काव्या ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं, जब तक माँ जिंदा है कुछ नहीं होगा। पर उस रात वह देर तक जागती रही, अंधेरे में छत को ताकते हुए। अगली सुबह सब्जी लेने जाते समय उसने अपनी पुरानी सहेली मीरा को फोन किया और सारी परेशानी बता दी। मीरा ने कहा, तुम अभी भी बेहतरीन खाना बनाती हो ना? तुम्हारे राजमा चावल आज भी याद हैं। सड़क किनारे छोटा सा ठेला लगा लो। काव्या को डर भी लगा और उम्मीद भी। शाम को उसने आखिरी बची दाल और चावल निकाले। अगले दिन सुबह सुबह खाना बनाया और पास की सड़क के किनारे बैठ गई। धूप तेज थी। लोग आते जाते रहे। गाड़ियां गुजरती रही। कोई नहीं रुका। शाम तक भगोना वैसा ही भरा रहा। घर लौटकर वह रो पड़ी। यार, अब मैंने कोशिश तो की। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप कल फिर जाओगी ना? काव्या चौंकी। फिर आप कहती थी ना, जो हार मान ले वही हारता है। अगले दिन वह फिर बैठी। 2 घंटे बीत गए। तभी एक आदमी रुका, साधारण कपड़े, पसीने से भीगी कमीज। खाना मिलेगा? हाँ, राजमा चावल। कितने के? 20 रुपए। उसने प्लेट ली। पहला निवाला लिया, फिर दूसरा। मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा है, कल फिर आऊंगा। काव्या की आंखों में चमक आ गई। बहुत उसी शाम वह अनाया के लिए थोड़ी सी मिठाई ले गई। वह आदमी सचमुच अगले दिन 2 दोस्तों के साथ लौटा। फिर किसी ने किसी को बताया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। काव्या अब सुबह 4 बजे उठती,
चावल भिगोती, मसाले पीसती और देर शाम तक बेचती। कमाई कम थी मगर उम्मीद बहुत। वह हर हफ्ते बैंक जाकर कुछ रुपए जमा करती और एक कागज में लिखकर रखती, अनाया शादी फंड। साल बीतते गए। मेहनत और कम खाने से उसका शरीर कमजोर होता चला गया। कई बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन वह रुकती नहीं। एक दिन बेचते बेचते अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। अनाया चीख उठी। पड़ोसी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, जिस्म बहुत कमजोर है और आराम जरूरी है। मगर घर चलाने के लिए काम छोड़ना संभव नहीं था। एक सुबह चूल्हा जल रहा था, राजमा उबल रहे थे और काव्या जमीन पर गिरी पड़ी थी। अनाया की चीख से पड़ोसी दौड़े आए। डॉक्टर बुलाया गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। रघुवीर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर पहली दो। बार उसने शराब की बोतल नाली में फेंकी और बुदबुदाया, मुझे माफ कर दो। कुछ दिन बाद वही आदमी आया जिसने सबसे पहले काव्या से खाना खरीदा था। मैं एक समाजी इदारे से जुड़ा हूँ और कावाया हर हफ्ते उसमें पैसे जमा करवाती थी बेटी की शादी के लिए। उसने एक फाइल और चेक आगे बढ़ाया। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को उसने कभी अनदेखा किया, वही आखिरी सांस तक परिवार के लिए लड़ती रही। उसने अनाया की ओर देखा और धीमे से कहा, तुम्हारी माँ ने हमें छोड़ते हुए भी हमारे मुस्तकबिल की फिक्र की थी।